हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वेरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में। मतलब आपका जो यहां पर सिलेबस कवर किया जा रहा है वो सीबीएसई एनसीईआरटी की जो किताबें सीबीएसई के अंदर चलती हैं और दूसरे स्टेट बोर्ड एमपी यूपी ने भी अपना के रखा हुआ है, तो ये सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड पूरा कवर करेंगे। साथ ही साथ हम दूसरे स्टेट बोर्ड की बुक्स को भी यहां पर कवर करते हैं। एक भी वीडियो के लिए आपको एक भी पैसे का पेमेंट नहीं करना है, रुपए नहीं, एक भी पैसे का भी पेमेंट नहीं करना है। मतलब सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। एक और बात कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कुछ बुक्स तैयार की गई हैं, कुछ ई बुक्स तैयार की गई हैं। कैसे मिलेगी आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाइए, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, बुक के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। अब इस प्रणाली का क्या होता है, ये प्रणाली पीडीएस सिस्टम क्या है, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि वर्तमान में जब ये चालू हो चुकी है, हमने अकाल के टाइम से देखा, हरित क्रांति के पहले हमने देखा जब अकाल पड़ा था, उसके आसपास 1940 के आसपास बंगाल का अकाल पड़ा। जब हमारी क्या होती है, ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो स्टार्ट हो जाती है, वो पुनर्जीवित हो जाती है। तो उसकी आज की स्थिति में क्या दशा है, क्या उसकी स्थिति है, उसकी कंडीशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसको हम जानेंगे। ये टॉपिक है कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 4 वर्तमान भारत में खाद्य सुरक्षा का। तो बात करते हैं कि भाई हमने यहां पर जो पीडीएस सिस्टम है उसके बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा, इसके बारे में तो हम जानते ही थे, इसको हम समझ चुके थे। अब हमें जानना है कि इसका स्टेटस क्या है, इसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में हमको जानना है ना। ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो हमने समझ लिया। क्यों आई, क्योंकि ये लोगों की भोजन तक पहुंच बनाने के लिए आई, भोजन तक पहुंच बनाने के लिए आई कि सभी लोग खा सकें। और ये पहुंच किस माध्यम से बन पा रही है, तो इस पीडीएस के ऊपर एक और चीज आ रही है जिसको आप कहते हैं बफर स्टॉक। क्या कहते हैं, बफर स्टॉक। इस बफर स्टॉक के माध्यम से चेन आपकी आगे आती है। क्लियर, बफर स्टॉक और फिर बफर स्टॉक में जमा है उसको बांटेंगे पीडीएस के माध्यम से, लोगों की भोजन तक पहुंचेगी। पीडीएस में क्या था, तो हमने अलग अलग प्रकार के राशन कार्ड पर बात की थी। आपने याद होगा कि हमने कई प्रकार के राशन कार्ड देखे हुए थे। हमने कैसे कार्ड देखे थे, एक अति गरीबी वाला देखा था, एक हमने गरीबी वाला देखा था और एक हमने नॉर्मल वाला देखा था, सामान्य देखा था। इनके अलावा कई सारी योजनाएं भी थी जिनके माध्यम से, है ना, कई सारी योजनाएं भी थी जिनके माध्यम से क्या कर रहे थे, गरीबों को उनकी भोजन तक पहुंच बढ़ाई जा रही थी। अब हमें देखना है कि पीडीएस चालू हो गया था। ये पीडीएस कब चालू हुआ, हमने ये भी देखा था, हम ये भी जानते हैं। पीडीएस जो बंगाल का अकाल पड़ा था 1940, इसके बाद क्या हो गया था, इसके बाद से ये पीडीएस प्रारंभ हो जाता है, या हम कहें कि पुनर्जीवित हो जाता है। अब 1970 के दशक में, है ना, 70 के दशक में क्या होता है, हरित क्रांति आ जाती है, तो पीडीएस और हमारे पास बफर स्टॉक अच्छा हो जाता है। तो हमें इस पीडीएस की आज की स्थिति जाननी है, इस हमें जो हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसकी आज की स्थिति जाननी है कि आज ये कैसी चल रही है। क्लियर, देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्यों, क्योंकि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कैसे खाद्य सुरक्षा होगी, तो इसमें हमने देखा था कि राशन की दुकान होती है और इस राशन की दुकान से आप राशन प्राप्त कर सकते हैं। आपका कौन सा कार्ड है, पीला वाला, नीला वाला, काला वाला, सफेद वाला, बित्ते नहीं होते, 3 प्रकार के हमने देखे थे। कौन से, अति गरीबी का अंत्योदय कार्ड, फिर जिसको हमने देखा था गरीबी कार्ड, गरीबी रेखा वाला कार्ड, और एक सामान्य कार्ड जिसको एपीएल कह रहे थे। इनके माध्यम से कार्ड लेकर जाएंगे। आप बहुत गरीब हैं, अंत्योदय कार्ड है तो बहुत सस्ता मिलेगा, गरीब है तो थोड़ा सा उससे महंगा मिलेगा, और सामान्य व्यक्ति है तो बाजार से थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो राशन की दुकानें क्या है, आपको बाजार से सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध करा रही हैं ताकि आपकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और इसलिए भारत सरकार का महत्वपूर्ण कदम भी मानते हैं, क्योंकि भारत में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच में कोई भेद नहीं था, बाद में अंतर किया गया। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया, इसमें सुधार किए गए। 1992 में देश के 1700 ब्लॉक में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस, है ना, इसको क्या कहेंगे, आरपीडीएस, है ना, इसको शुरू किया गया। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना। जो गांव दूर है, हर गांव में खोल दी गई दुकान लगभग,
जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक प्रणाली अपनाई गई। क्या? टीपीडीएस, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाया, उसको अपनाया गया ताकि हम टारगेट करके काम कर सकें। यहां पर यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच विभेदक कीमत नीति अपनाई गई कि निर्धनों को कम कीमत पर और जो गैर निर्धन है उनको उससे ज्यादा कीमत पर। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये दोनों योजनाएं क्रमशः गरीबों के लिए सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूहों पर लक्षित थी, उनको ध्यान में रखकर इनको तैयार किया गया। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत ही किया जा रहा था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश सारणी में दिया गया है, जिसको हम समझेंगे अभी। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने, सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न खरीदने या खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति की सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है कि भाई आप हर एक व्यक्ति खरीद पाए। हम सारणी देख लेते हैं। योजना का नाम, आरंभ का वर्ष, लक्ष्य समूह, कौन सी योजना किसको टारगेट कर रही है, मात्रा क्या है और निर्गम कीमत क्या है, किस कीमत पर उसको बेचा जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको आप पीडीएस कहेंगे, 1992 तक ये आपके सामने रहेगी। सर्वजन मतलब सभी को, गरीब अमीर सबको टारगेट कर रही थी और गेहूं इस पर 2.34 रुपए किलो, चावल 2.89 रुपए किलो दिया जा रहा था। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको आरपीडीएस कहा गया था, 1992 से ये प्रारंभ हुई है। पिछड़े ब्लॉक को टारगेट किया गया है। 20 किलो खाद्यान्न मिलेगा एक व्यक्ति को, गेहूं 2.8 और चावल 3.77 रुपए प्रति किलो दिया गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टारगेट पीडीएस जो है वो 97 से और 2000 में क्रियान्वित हुई। निर्धन और गैर निर्धन बीपीएल और एपीएल के बीच में 35 किलो खाद्यान्न प्रति महीना प्रति व्यक्ति मिलेगा। अगर बीपीएल की बात करें तो 4 रुपए 15 पैसे और चावल 5 रुपए 65 पैसे, और एपीएल में बात करें तो 6 रुपए 10 पैसे गेहूं मिलेगा और 8 रुपए 30 पैसे का चावल यहां पर दिया जाएगा। तो ये लक्षित सार्वजनिक प्रणाली में देखने को मिला। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि कितना सस्ता उपलब्ध कराया जा रहा है कि आप आसानी से प्राप्त कर पाए, खा पाए, ये व्यवस्था की गई है। अंत्योदय अन्न योजना 2002 में प्रारंभ की, निर्धनों में सबसे निर्धनों के लिए, अति गरीबों के लिए 35 रुपए किलोग्राम मुखिया या खाद्यान्न है ना जो है उसके बारे में बात की गई है। गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो। और अन्नपूर्णा योजना 2000 में स्टार्ट की गई। दीन वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनके लिए 10 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, फ्री में मिलेगा, कोई पैसा आपको नहीं देना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, योग्य परिवार जो भी होगा, लक्ष्य मतलब जो इसके योग्य होगा उसको 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा। गेहूं, चावल, अनाज 2, 3 और 1 रुपए प्रति के हिसाब से मिलेगा। बीपीएल निर्धनता रेखा के नीचे, एपीएल निर्धनता रेखा के ऊपर होता है। जो बीपीएल एपीएल परिवार का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो वो आपको समझ में आ गया होगा। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब सस्ते में खाना मिल गया तो इस खाना मिल जाने से अब भूख लगेगी या नहीं लगेगी? जब भूख लगेगी तब खा लेंगे, तो भुखमरी क्या हो जाएगी? भुखमरी समाप्त हो जाएगी। जब भुखमरी समाप्त हो जाएगी तो अकाल आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अकाल को और भुखमरी को रोकने में ये ज्यादा कारगर यहाँ पर हुई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। मतलब जो है वो कीमतें सुधारी गई हैं, कम ज्यादा चलती रही हैं। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्त ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है। कुछ क्षेत्रों में किसानों की आय सुरक्षा भी हुई है, उनको आय सुरक्षा भी प्रदान हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा, मतलब इसकी हमें कुछ खामियां भी देखनी पड़ेंगी। अनाज में ठसरस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही हैं। एक कमी ये है कि मतलब अभी जो पीडीएस है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। एफसीआई के भंडार अनाज से भरे हुए हैं, उसके बाद भी भुखमरी है, तो ये सवालिया निशान है। कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं, ये भी एक दिक्कत है। नीचे दिए गए आरेख में केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टॉक और इसकी मौजूदा मानदंडों में अंतर को दर्शाती है, उनके ऊपर हम बात करेंगे, देखेंगे उनको क्या है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके
ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीणों को 75% ग्रामीण जनसंख्या, 50% शहरी जनसंख्या को जो योग्य परिवार हैं उनको इसमें वर्गीकृत किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना क्या है? तो 2000 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा के नीचे के जो परिवार हैं उनको टारगेट किया गया है। लगभग 1 करोड़ परिवारों की पहचान की गई है। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी रेखा के नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं मिलेगा और 3 रुपए प्रति किलोग्राम अत्यधिक आर्थिक सहायता, मतलब जो चावल है वो मिलेगा। 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल, और अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा। ये मिल रहा है यहाँ पर, गेहूं चावल की बात यहाँ पर की गई है। अनाज की यह मात्रा 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई, 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई है। सहायकी या सब्सिडी वह भुगतान जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। जैसे आपने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देखी होगी, इसकी एक्चुअल कीमत मान लो 1500 है ना, मतलब जो कंपनी से आ रहा है वो 1500 में, लेकिन आपको कितने का मिल रहा है? 1100 का मिल रहा है। तो इसका जो अंतर आ रहा है 400 रुपए का, ये कौन पे कर रहा है? तो ये सरकार पे कर रही है। मतलब हमारे लिए क्या हो गया कि सब्सिडी सहायता हो गई कि सरकार हमारे बदले में 400 पे कर रही है, तो सब्सिडी इसको कहा जाता है। क्लियर? आरेख आप देख लो एक बार कि न्यूनतम बफर स्टॉक का स्तर करोड़ टन में, और चावल और गेहूं के जो मानक हैं वो आप देखें यहाँ पर, ये बफर नॉर्म है और एक्चुअल स्टॉक के ऊपर बात की गई है कि नॉर्मल आपको क्या चाहिए। अगर आप जनवरी, अप्रैल, जुलाई की अगर बात करें तो इसमें आप देखें कि ये 214, 210, 411, 307, और एक्चुअल क्या है आप देखो कितना ज़्यादा है, 529, 564, 900, 721। जो चाहिए है उससे बहुत ज़्यादा स्टॉक हमारे पास है। ये आरेख बता रहा है, ये आपका जो ग्राफ है वो आपको बता रहा है। वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल के भंडार का 65.2 करोड़ टन था। ये आपको देखने को मिलेगा, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। 65.2 करोड़ था, ठीक है। जो क्या है न्यूनतम बफर जो है आपका उससे क्या है बहुत ज्यादा था। फिर भी बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण द्वारा स्थिति में सुधार हुआ है। जो खाद्य सुरक्षा है उसको भी घटी है, भुखमरी भी कम हुई है, अकाल की संभावना भी खत्म हो गई है। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय और यह बर्बादी का भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में हास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदारी है। मतलब दवाई रखनी पड़ेगी, कीड़े लग जाएंगे, ऐसे अब ढकना पड़ेगा। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्षों के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अत्यधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल के मुख्यतः 2 फसलों गेहूं और चावल तक सीमित है, जो हरित क्रांति में खासतौर से फायदा हुआ। न्यूनतम समर्थित कीमत क्या है, जिसको आप एमएसपी कहते हैं। तो एमएसपी में वृद्धि ने विशेषतः खाद्यान्न के अधिशेष को बढ़ाया है और अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमिका पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर दी, धान गेहूं की खेती करने लगे हैं। इससे ये नुकसान हुआ है। जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है, धान की खेती के लिए सघन सिंचाई की आवश्यकता है, जल स्तर में गिरावट आई है और जिससे अन्य राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने के लिए खतरा भी पैदा हुआ है। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार के खाद्यान्नों की वसूली अनुचरण लागत बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने भी इसे और बढ़ा दिया है। एनएसएसओ ने नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004-05 से घटकर 5.98 किलोग्राम हो गई है 2011-12 में। मतलब अब लोगों ने कम खाना स्टार्ट कर दिया है। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत, अब शहर में तो वैसे ही कम खाते हैं, तो 4.71 थी जो घटकर 4.49 हो गई है।
प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत जो है 2004-05 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हो गई है और नगरीय भारत में 66% बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि लोग इसको जानने लगे हैं, पीडीएस अपना काम अच्छे से कर रहा है, लोग वहां से दुकानों से, राशन की दुकानों से सामान खरीद रहे हैं, तो लोगों की आय मतलब सस्ता मिल जा रहा है, तो उनकी खाद्य सुरक्षा भी बढ़ी है। पीडीएस गेहूं की प्रति व्यक्ति खपत 2004-2005 में ग्रामीण और नगरीय भारत में दुगनी हो गई है, बहुत बढ़ोतरी हुई है, वहां से इतना सामान बिक रहा है। अब ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्याएं क्या हैं, तो समस्याएं देख लो कि समस्या क्या आ रही है इसमें। पीडीएस डीलर अत्यधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेच देता है, पहली बात। राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दूसरी बात। दुकान कभी कभार खोलना जैसे उपचार करते हैं, ये समस्या पहली वाली हो गई कि इसमें 3 समस्याएं कि लाभ कमाने के लिए बाजार में बेच देना, घटिया अनाज बेचना, दुकान रेगुलर ना खोलना, ये पहले स्तर पर है। राशन की दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता, सड़ जाता है, बाद में फिर उसको ऐसे ही कहीं निकाल देते हैं। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। जब इतना ही नहीं बेच पा रही हैं तो क्या है, लगातार नहीं बिकेगा तो फिर स्टॉक क्या है, एफसीआई से आएगा नहीं तो एफसीआई में पड़ा रहेगा, वो अनाज खराब होता रहेगा। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है, एक और समस्या आपको देखने को आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे कि भाई हर एक व्यक्ति जाएगा और खरीद लेगा उससे। आजकल थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आज आप ये 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, तो पहले यह नहीं थी। आपने देखा ना कि अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल कार्ड देखे थे। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा जरूर निश्चित था, लेकिन खरीदते थे। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा के नीचे के परिवार की आय से थोड़ी सी अधिक थी। वो लोग भी राशन की दुकान से अपना राशन खरीदा करते थे। अब 3 विभिन्न किस्म वाले टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा के ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। जब कम छूट मिलती है तो वो क्यों जाएगा, तो वो जाना कम कर देता है। जाना कम करेगा तो जो पीडीएस में जो खपत हो रही है, पीडीएस से जो सामान बिक रहा है, वो भी घटेगा। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची हैं जितनी खुले बाजार में है, इसलिए राशन की दुकान से इन चीजों की खरीदारी एपीएल खाता धारकों ने कम कर दी है, एपीएल राशन कार्ड रखने वालों ने कम कर दी है। तो ये हमने जो पीडीएस है उसकी वर्तमान स्थिति को जाना, समस्याओं को देखा, कैसे काम कर रही है, क्या बढ़ोतरी हुई है, खपत क्या हुई है, सारी बातें हमने जानी। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब हमारे यहाँ पर आप जो कोई वीडियो देखते हैं उसका आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। वीडियो किसके किसके देख सकते हैं, सीबीएसई स्कूल का देख सकते हैं। सीबीएसई मतलब एनटीएससी किताब कवर कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों की, आप इनको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरी लिस्ट दी गई है। इन सारे कोर्स के वीडियो बिल्कुल निःशुल्क हैं। कहाँ प्राप्त करेंगे? यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, कहीं से भी आप इनको प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा बुक्स एंड ई बुक्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाइए, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। आप हमसे कैसे जुड़ेंगे? तो आप हमसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।